नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका द्वारा रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद कई भारतीय रिफाइनरियों ने फिलहाल रूसी तेल के नए ऑर्डर रोक दिए हैं। कंपनियां अब सरकार और सप्लायर्स से स्थिति पर स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हैं। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने मंगलवार को कहा कि वो तब तक रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी जब तक खरीद प्रक्रिया प्रतिबंधों के नियमों के तहत है। भारत पेट्रोलियम ने कहा कि वो केवल गैर प्रतिबंधित रूसी कंपनियों से ही तेल खरीदेगा। बता दें, पिछले हफ्ते अमेरिका ने रूस की लुकोइल और रोजनेफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में अस्थायी कमी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत उनके देश को छोटे स्तर के युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसमें उसकी मदद कर रही है। जियो न्यूज के कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान से बातचीत का अधिकार नहीं है और न ही इसका पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण है। इस कार्यक्रम के प्रसारण के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच वार्ता फेल होने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर पीएम मोदी की तारीफ में शब्द कहे और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की बात कह दी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के लिए उनके अंदर काफी सम्मान और प्यार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आकर्षक शख्स हैं, वो गजब के व्यक्ति हैं, वो बहुत मजबूत शख्स हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया। उन्होंने टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा वो जबरदस्त फाइटर हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में राघवेंद्र सिंह युवाओं से कहते नजर आ रहे हैं, कम से कम 10 मुसलमान लड़कियां लाओ, जो लाएगा उसे नौकरी और रोजी रोटी दिलाई जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी नेता के इस बयान को महिलाओं के खिलाफ और सांप्रदायिक बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि ऐसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों पर यूपी सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने इसे बीजेपी नेताओं की महिलाओं के प्रति गलत सोच बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत फैला रहे हैं। इस बीच राघवेंद्र सिंह ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मेरे बयान के मायने को समझे बिना मेरी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव ऐसा इलाका है जहां लगभग 65% आबादी मुस्लिम है। वहां कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फुसलाया है। हाल ही में एक दलित युवक की पिटाई का मामला भी हुआ। इसी वजह से मैंने उस गांव में एक जनसभा करने का फैसला किया। वहां का माहौल ऐसा है कि लोग डर की वजह से मेरी सभा में आने से भी हिचक रहे थे। इसलिए मुझे ये संदेश देना पड़ा कि जो भी हिंदुओं या उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है। छठ महापर्व गुजरते ही बिहार चुनाव में सियासी दलों के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज साझा रैली कर रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर से रैली की शुरुआत कर दी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल और तेजस्वी की ये साझा रैली बिहार चुनाव से पहले बड़ा संदेश दे सकती है। वहीं राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में धुआंधार प्रचार करने उतरने वाले हैं और एनडीए की ओर से बीजेपी भी अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार रही है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के पानी घाटी में 57 वर्षीय प्रदीप कर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कथित सुसाइड नोट में उन्होंने मौत के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। पुलिस ने प्रदीप के घर से एक डायरी बरामद की जिसमें एक पेज पर लिखा था, एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। बैरकपुर पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि सोमवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से मतदाता सूची के एसआईआर की घोषणा की थी। इसके बाद से प्रदीप काफी परेशान थे। प्रदीप कर की आत्महत्या की खबर फैलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता ने कहा कि भाजपा की भय और विभाजन की राजनीति का इससे बड़ा अभियोग और क्या हो सकता है। ये सोचकर मैं अंदर तक हिल जाती हूँ कि कैसे भाजपा ने वर्षों से एनआरसी के डर से झूठ फैलाकर, दहशत फैलाकर और वोटों के लिए असुरक्षा का हथियार बनाकर निर्दोष नागरिकों को सताया है।
उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को एक कठोर कानून व्यवस्था में बदल दिया है, जहां लोगों को अपने अस्तित्व के अधिकार पर ही संदेह करने पर मजबूर किया जाता है। ये दुखद मौत भाजपा के जहरीले प्रचार का सीधा परिणाम है। जो लोग दिल्ली में बैठकर राष्ट्रवाद का उपदेश देते हैं, उन्होंने आम भारतीयों को इतनी निराशा में धकेल दिया है कि वो अपनी ही धरती पर मर रहे हैं, इस डर से कि उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एनआरसी की अनुमति न देने की बात कहते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि वो इस बेरहम खेल को हमेशा के लिए बंद करे। बंगाल कभी भी एनआरसी की अनुमति नहीं देगा और न ही किसी को भी हमारे लोगों की गरिमा या अपनत्व से वंचित करने की अनुमति देगा। चुनाव आयोग द्वारा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने के एक दिन बाद ही गोवा कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि गोवा सरकार ने अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं। दरअसल सोमवार को गोवा सरकार ने गोवा सिविल सर्विस के 34 जूनियर स्केल अधिकारियों का तबादला किया। सरकार का कहना है ये रूटीन प्रक्रिया है और कई अधिकारी काफी समय से नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि कई डिप्टी कलेक्टर, चीफ ऑफिसर और दूसरे अधिकारी जो चुनावी प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। ये सभी अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हैं और ऐसे में ये तबादला चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि आयोग की अनुमति के बिना किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और इन तबादलों को रद्द करने की मांग की। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में है। ये 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। अब इस मामले में करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। इस पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से अपने गांव कुनार से वहां वोटर हूं और वहां पर मैं 2019 से वोटर हूं। बीच में जब 2 साल मैं कोलकाता था तो मैंने वोटर आईडी बनाया था। 2021 के बाद से मेरा वोटर आईडी करगहर का है। ये मुझे इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर किया है। एसआईआर के बाद भी मेरा नाम यहीं पर है, तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो एसआईआर करके क्यों सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से देखा और खुद से जांचा। एपिक नंबर के आधार पर कुनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर झूठा नोटिस जारी करेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों को डीएपी न मिलने की समस्या की खबरें आ रही हैं। राज्य भर में डीएपी खाद की भारी कमी हो गई। गेहूं, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन किसान खाद के लिए सुबह से शाम तक लाइनें लगाए खड़े हैं। बारिश में भागते हुए भी उन्हें खाद नहीं मिल रही और शाम को वापस लौटना पड़ रहा है। कई जिलों में हाहाकार मच गया है। महोबा, संबल, हापुड़, बांदा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बदायूं और फरीदाबाद जैसे इलाकों में किसान परेशान हैं। सुबह से ही सहकारी समितियों पर लाइन लगती है। खाद आते ही मारामारी हो जाती है। कई किसान चोटिल भी हो गए। निजी दुकानों से महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। सरकारी रेट से 400-500 रुपए ज्यादा। बिना डीएपी के बुआई लेट हो रही है। किसान कहते हैं खेत तैयार है, लेकिन खाद ना मिलने से फसल का नुकसान हो जाएगा। संबल में तो किसानों ने हाईवे जाम कर विरोध किया, जिसमें महिला भी शामिल नहीं। दरअसल देश भर में डीएपी की मांग ज्यादा है, लेकिन आयात कम हो गया। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में भी यही दिक्कत है। चक्रवाती तूफान मोन्था ने मंगलवार की रात को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच दक्षिण में काकीनाडा को पार कर लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी थोड़ा कमजोर पड़ गया है। ये भीषण चक्रवाती तूफान मंगलवार शाम 7 बजे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जमीन से टकराया था। ये तूफान मंगलवार शाम तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश लेकर आया। सोमवार को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद बारिश की गतिविधि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों की ओर बढ़ गई थी। चीन ने बुधवार को ताइवान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजिंग ताइवान पर बल प्रयोग से बिल्कुल इनकार नहीं करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से चीन के सरकारी मीडिया में यह संदेश दिया जा रहा था कि अगर ताइवान शांतिपूर्वक चीन के साथ जुड़ता है तो वहां की सोशल सिस्टम और जीवन शैली को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन बुधवार को चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता पेंग चिंगेन ने साफ कहा कि हम शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन की बुनियादी नीति एक देश दो व्यवस्था यानी 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के तहत ताइवान के साथ
शांतिपूर्ण पुनर्मिलन यानी पीसफुल रीयूनिफिकेशन की है। हालांकि चीन ने हमेशा यह माना है कि ताइवान उसका अपना हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर उसे जोर से मिलाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वांग हुनिंग, जो ताइवान नीति के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने भाषण में बल प्रयोग का जिक्र नहीं किया था, बल्कि कहा था दोनों पक्ष पुनर्मिलन से लाभान्वित होंगे। लेकिन अब यह बयान चीन के बदलते रुख और बढ़ती आक्रामकता को दिखाता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को गजा में तुरंत जोरदार हमले करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद गजा के कई इलाकों, गजा सिटी और देर अल बलाह में भारी धमाके और टैंक फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। इजरायल ने कहा कि दक्षिण गजा में उसकी सेना पर फायरिंग हुई, जिसके बाद यह हमला आदेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर हमास ने कहा कि अब वो बंधक की लाश सौंपने में देरी करेगा। दरअसल सोमवार को हमास ने कुछ शरीर के अवशेष इजरायल को सौंपे थे, जिन्हें इजरायली सेना ने पहले से मारे गए एक बंधक के अवशेष बताया था। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका की मध्यस्थता से बनी सीजफायर डील पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.